नमस्कार है आप सभी को और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का कक्षा 11 की हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में। तो हम आते हैं टॉपिक के ऊपर। पाठ 10 पढ़ रहे हैं, मूल निवासियों का विस्थापन। मूल निवासियों का विस्थापन का आज का जो अध्ययन बिंदु है वो है गोल्ड रश और उद्योगों की वृद्धि। गोल्ड रश यानी सोने के अंशों की तलाश में या सोना पाने की लालसा या जुनून। और यहाँ पे गोल्ड रश सिर्फ सोना ही नहीं है बल्कि कह सकते हैं कि अपनी तकदीर संवारने के लिए अमेरिका की तरफ यात्रा करने के लिए बहुत सारे लोग हैं वो अमेरिका की तरफ गए। और वो यूरोप के लोग थे जो अटलांटिक पार करके अमेरिकी भूमि पर जाना चाहते थे। और ऐसे में क्या वजह रही कि वहाँ पे गोल्ड रश के लिए वो इतने ज़्यादा उतावले हो गए या इस में कि अमेरिका की भूमि पर जो है लोगों की भीड़ बढ़ गई। तो हम उस अमेरिका की भूमि और वहाँ पर उपजने वाले संसाधनों के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से यूरोप के लोग हैं वो अमेरिका की भूमि पर पहुँचे और उन्होंने अपनी तकदीर को संवारा। तो ये गोल्ड रश क्या है? एक प्रकार से तकदीर को संवारने की धुन है जो लोगों के अंदर संवार हुई थी। तकदीर को संवारने का जो जुनून है जो यूरोप के लोगों के अंदर जो है पनपा था, उसी जुनून को, रश का अर्थ होता है जुनून, किसी चीज़ को पाने का जुनून, किसी चीज़ को लेने का जुनून। तो ऐसा जुनून जो लोगों की मानसिकता में पैदा हुआ था और उसी मानसिकता के दौरान गोल्ड रश की शुरुआत मानी जाती है। और अमेरिका की भूमि में, अमेरिका में उद्योगों की वृद्धि कैसे हुई उसके बारे में हम इस अध्ययन बिंदु के अंतर्गत समझेंगे। तो पॉइंट पे आते हैं सीधा। यह उम्मीद हमेशा से की जाती थी कि उत्तरी अमेरिका में धरती के नीचे सोना है। उत्तरी अमेरिका धरती के नीचे सोना है, अर्थात कि अमेरिका की भूमि के संसाधन, भूमि में बहुत सारे संसाधन हैं। और ऐसे में बहुत सारे अनुसंधानकर्ताओं ने या जो भूवैज्ञानिक थे उन्होंने ये बताया था कि अमेरिका की धरती के नीचे सोना है, अर्थात यहाँ पे सोना जो है या सोने के जो है खाने यहाँ पर मौजूद है। और यही इसी के चलते 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया नामक स्थान पर सोने के कुछ चिन्ह मिले, यानी सोने के अंश मिले खुदाई के दौरान और संसाधन के रूप में सोना है वो प्राप्त हुआ। तो आज ये सही जगह है कि आज भी वर्तमान में भी कैलिफोर्निया के अंदर सोना है वो पाया जाता है। इसने गोल्ड रश को जन्म दिया और जैसे ही पता चला कि यहाँ पे अमेरिका की भूमि में सोना है या सोने के अंश है यहाँ की धरती पर पाए गए हैं, तो गोल्ड रश को जन्म दिया, अर्थात लोगों को उस सोने को पाने का जो है जुनून है संवार हुआ। और यह उस आपाधापी का नाम है जिसमें हजारों की संख्या में आतुर यूरोपीय लोग चुटकियों में अपनी तकदीर संवार लेने की उम्मीद में अमेरिका पहुंचे। अब देखिए गोल्ड यानी सोना, लेकिन अगर हम गोल्ड रश को समझें तो गोल्ड रश क्या है कि ये तो पता चल गया यूरोप के लोगों को कि अमेरिका की धरती में कैलिफोर्निया नामक स्थान पर सोना है वो मिलता है या सोने के चिन्ह मिले हैं। तो ऐसे में जब लोगों को ये पता चल गया, यूरोप के लोगों को ये पता चला कि अमेरिका की भूमि में सोना उपजता है, और इस प्रकार से यहाँ पर यूरोप के लोगों में एक जुनून सवार हुआ कि वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों में गरीबी थी, तो वो चाहते थे कि वो अपनी तकदीर को संवारने के लिए अमेरिका की तरफ जाएं। और इसी के चलते हजारों की संख्या में यूरोपीय लोग, उनको ये लगता था कि हम अमेरिका की भूमि पर पहुंचेंगे और वहाँ पे सोना वगैरह जो है कहीं ना कहीं हमारी तकदीर में होगा तो हमको मिल जाएगा और ऐसे में हम अपनी तकदीर संवार लेंगे। और इस उम्मीद से वो धनवान होने की उम्मीद से के चलते वो अटलांटिक पार करके अमेरिका की धरती पर पहुंचे। और इसके चलते पूरे महाद्वीप में रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ कि यहाँ पे यूरोप के लोग हैं पहले से ही मौजूद थे और यहाँ पर इसके लिए कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए या आवागमन को सुलभ बनाने के लिए अमेरिका महाद्वीप में इन्हीं यूरोपीय लोगों ने यहाँ पे रेलवे लाइनों का निर्माण किया ताकि आना जाना सुलभ हो सके। और इसके लिए हजारों चीनी श्रमिकों की नियुक्ति भी हुई। चीन के लोग यहाँ पे श्रमिक के रूप में मौजूद थे। संयुक्त राज्य अमेरिका का काम, अमेरिकी रेलवे का काम 1870 में पूरा हुआ और कनाडा की रेलवे का 1885 में, यानी कि रेलवे लाइनें बिछाई गई यहाँ पर। और 1885 में जो है रेलवे का काम है वो पूर्ण हुआ कनाडा के अंदर।
एंड्रयू कार्नेगी, जो स्कॉटलैंड से आया हुआ एक गरीब अप्रवासी और संयुक्त राज्य के पहले अमेरिका के पहले करोड़पति उद्योग स्वामियों में से एक माना जाता है। कि यहाँ पे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला करोड़पति अप्रवासी यानी बाहर से आया हुआ कि कौन था, तो एंड्रयू कार्नेगी, जो कि स्कॉटलैंड का मूल निवासी था और वो अमेरिका में आकर उसने अपनी तकदीर है वो कैसे संवारी उसके बारे में हम जानते हैं। और एंड्रयू कार्नेगी ने ये कहा कि पुराने राष्ट्र घोंगे के चाल से सरकते हैं और नया गणराज्य किसी एक्सप्रेस की गति से दौड़ रहा है। यानी जिस यूरोप के देश से वो आया था, स्कॉटलैंड से वो आया था, तो उसने वहाँ की जो है व्यवस्था को देखा, वहाँ की विकास को देखा, तो उसने ये कहा कि जो पुराने देश है वो पुराने राष्ट्र है वो घोंगे की चाल से चलते हैं, यानी बहुत ही धीमी गति से वो प्रोग्रेस कर रहे हैं या उन्नति कर रहे हैं। लेकिन जो नया गणराज्य अर्थात अमेरिकी जो गणराज्य है वो एक्सप्रेस की भांति है वो दौड़ रहा है, यानी तीव्रता के साथ है अमेरिका है वो विकास की तरफ दौड़ रहा है, या कह सकते हैं अमेरिका है वो विकास कर रहा है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के एक खास समय में होने के पीछे एक कारण ये भी था कि छोटे खेतीहर बड़े किसानों के हाथों अपनी ज़मीन से वंचित होकर कारखानों की नौकरी के लिए मुड़ रहे थे। इंग्लैंड में बहुत सारी ज़मीनें थी, लेकिन जो छोटे छोटे किसान थे उनकी ज़मीनों को बड़े बड़े जमींदारों ने खरीद लिया था और उन्हें कम दामों में खरीद लिया था। और ऐसे में जो छोटे किसान थे उन्हें अपनी रोजी रोटी के लिए कारखानों की तरफ मुड़ना पड़ा। और ऐसे में जब कारखानों में भरपूर मात्रा में उनको मजदूर मिल गए, तो इसके पीछे की वहाँ पे उद्योगों का विकास या उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक है वो मिल गए। तो इस प्रकार से वहाँ पे कई उद्योग है या कारखाने हैं वो विकसित हो रहे थे। अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि जिनकी ज़मीनें भी जो है उनकी छीन ली गई थी, और ऐसे में वो देख रहे थे कि उन्हें नौकरी चाहिए। तो जिनको वहाँ पे रोज़गार मिल गया उनके लिए तो कुछ नहीं था, लेकिन जिनको जो बेरोज़गार थे उनको उत्तरी अमेरिका या अमेरिका है वो एक सुनहरा ख्वाब नज़र आ रहा था, सुनहरा सपना नज़र आ रहा था। और वहीं जब उनको गोल्ड रश के बारे में पता चला कि कैलिफोर्निया के अंदर सोने के भंडार है, तो इसके चलते वो भी अपनी तकदीर संवारने के लिए अटलांटिक पार करके अमेरिका की तरफ आने के बारे में सोचने लगे। और ऐसे में बहुत भारी मात्रा में बेरोज़गार मजदूर है वो अमेरिका की भूमि पर आए, और यहाँ पर जब उन्होंने उद्योगों के अंतर्गत कार्य किया, तो इसके चलते वहाँ पर तीव्रता से जो है अमेरिका के अंदर है वो विकास होने लगा। और वहीं रेलवे के साथ सामान बनाने के लिए, ताकि दूर दूर की जगहों से तीव्र परिवहन के द्वारा जोड़ा जा सके, और फिर उन मजदूरों को यहाँ पे रेलवे के कार्यों में लगा दिया गया, या यहाँ पे जो भी रेलवे के जो सामान बनते थे वहाँ पर उन उद्योग धंधों में ये जो है मजदूरों को नौकरियाँ मिल गई, तीव्र परिवहन के द्वारा जोड़ा जा सके। यानी रेलवे लाइन का विकास हो रहा था, यहाँ पे रेलवे का विकास हो रहा था। इसके पीछे यही था कि यहाँ के जो विभिन्न इलाके हैं उनको जो है तीव्र गति से जो है जोड़ा जा सके, एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ा जा सके, और जिनसे बड़े पैमाने की खेती को भी आसान बनाया जा सके। और वहीं वहाँ पे बहुत सारे स्टेपीज और प्रेरी घास के जो मैदान थे, उन प्रेरी घास के मैदानों को साफ करके वहाँ पे खेती योग्य भूमि को बनाने के लिए भी जो है इन मजदूरों की आवश्यकता थी। तो यहाँ पर ऐसे लोगों की यहाँ पे इनको भी यहाँ पे काम में लगाया जा सका। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों जगहों पर औद्योगिक नगरों का विकास है वो शुरू हो गया, जब मजदूर भी भारी मात्रा में मौजूद थे और वहीं तीव्रता से अमेरिका है वो विकास कर रहा था। इसके चलते जो कारखानों में मजदूर संख्या या कारखानों की संख्या दोनों ही तीव्र गति से बढ़ रही थी। 1860 में संयुक्त राज्य अमेरिका का अर्थतंत्र विकसित अविकसित अवस्था में था, यानी कि 1860 के जो दशक के दौरान अमेरिका है वो पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था, अविकसित देश के रूप में मौजूद था। लेकिन 1890 तक आते आते इन 30 सालों में भी इतनी अधिक प्रोग्रेस कर ली अमेरिका ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने, कि वह दुनिया का अग्रणी औद्योगिक शक्ति भी बन चुका था, कि वो बहुत तीव्रता से विकसित हो रहा था। और ऐसे में 1890 तक आते आते उसने दुनिया में अपनी छवि, अपनी छाप है वो औद्योगिक देश के रूप में स्थापित कर ली थी। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक चित्र दिया गया है, जिसमें फोटो में ये लोग हैं, ये यूरोपीय लोग हैं जो अमेरिका की भूमि पर आ चुके हैं, और ये अपनी तकदीर आजमाने के लिए
जो है यहाँ मौजूद है। तो रेलवे का जब विकास नहीं हुआ था अमेरिका की भूमि पर, या अमेरिका में जब तक रेलवे लाइन नहीं बिछी थी तब तक लोग है अपनी घोड़ा गाड़ियाँ, बैलगाड़ियाँ या जो भी ये गाड़ियाँ होती थी उसके दौरान वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते थे। ये उनके परिवहन के साधन थे जो ये देख रहे हैं हम। तो यहाँ पर ये वही यूरोपीय लोग हैं जो गोल्ड रश के दौरान कैलिफोर्निया की तरफ जा रहे थे कि ये भी कहीं ना कहीं उनको संकेत मिल गए थे कि यहाँ कैलिफोर्निया के अंदर सोने के भंडार है, तो वो भी अपनी तकदीर संवारने के लिए कि यहाँ उनका भी भाग्य कहीं साथ दे जाए, तो ऐसे में ये कैलिफोर्निया की तरफ जा रहे हैं। तो ये अमेरिका के अंदर मौजूद लोग हैं और कैलिफोर्निया अमेरिका की वो जगह है जहाँ पे सबसे पहले सोने के भंडार है वो मिले थे। तो ये अमेरिका की भूमि जो कि शीघ्रता से विकसित हो रही थी, या कह सकते हैं औद्योगिक विकास है वो तीव्रता से हो रहा था, और वहीं 1890 तक आते आते अमेरिका दुनिया का सबसे अधिक अग्रणी औद्योगिक शक्ति है वो बन चुका था। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि बड़े पैमाने की खेती का भी विस्तार हुआ अमेरिका में तीव्रता के साथ है। अमेरिका डेवलप हो रहा था, विकास हो रहा था अमेरिका का। तो खेतों को भी साफ किया, जंगलों को साफ किया गया, जंगली ज़मीनों को साफ किया गया, और फिर वहाँ पे प्रेरी घास के जो मैदान थे उन घास के मैदानों को साफ किया गया, और फिर बड़े पैमाने की खेती का भी विस्तार हुआ। बड़े बड़े इलाके साफ किए गए और खेतों के रूप में उनके टुकड़े किए गए कि जो जंगली भूमि बहुत बड़ी बड़ी इलाके थे उनको साफ किया गया, और फिर उनको जो है खेतों के रूप में जो संयुक्त रूप से जो जिन लोगों ने इसमें योगदान दिया था उन्होंने उन टुकड़ों को अपने हिसाब से जो है बांट लिया आपस में। 1890 तक आते आते जंगली भैंसों का लगभग पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया था। 1890 तक, यानी अमेरिका के अंदर बाइसन नामक जो भैंसा है, जंगली भैंसा पाया जाता था, और यहाँ पर इन यूरोपीय लोगों ने यहाँ बाइसन नामक भैंसे जो उनके लिए खतरनाक भी हुआ करते थे, और वहीं इन बाइसन नामक भैंसों से यूरोप के बाज़ारों में उनके चमड़े को बेचकर उन्होंने खूब मुनाफा भी कमाया था, लेकिन फिर भी उनके लिए खतरा था। तो ऐसे में जब उन्होंने जंगली भूमि को साफ कर दिया तो उन्होंने जो है जंगली भैंसों को भी लगभग पूरी तरह से साफ कर दिया था उनका शिकार करके। और इस तरह शिकार वाली वह दिनचर्या भी अब उनकी समाप्त हो गई कि उन्होंने जब पूरी तरह से जंगली इलाकों को साफ करके जो जंगली पशुओं को भी उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था, और ऐसे में अब उन्हें जंगली पशुओं का डर भी नहीं था। तो अब उन्होंने जो शिकार वाली जो शुरू में दिनचर्या अपनाई थी वो दिनचर्या भी उनकी पूरी तरह से समाप्त हुई, जिसे मूल बाशिंदे सदियों से जीते आ रहे थे। मूल बाशिंदे जो कि वहाँ के मूल निवासी थे वो शिकार करके ही अपनी जीवनचर्या चलाते थे, और जितनी ज़रूरत होती थी इतना अन्न उगाते थे। लेकिन यहाँ पर यूरोप के लोगों के आने से अब उन्होंने जंगली भैंसों को लगभग उन्मूलन कर दिया इन यूरोपीय लोगों ने शिकार करके, और वहीं जो पुरानी वाली जो दिनचर्या थी कि जो वहाँ के मूल निवासी, या कह सकते हैं कि यूरोप के लोगों ने भी शुरू में जो है शिकारी वाली दिनचर्या ही अपनाई थी, ताकि वो अधिक से अधिक भूमि को साफ करें और जंगली भैंसों को या जंगली जानवरों को साफ करके उन्हें रहने योग्य बनाए। तो ऐसे में अब उनकी ये जीवनचर्या पूरी तरह से समाप्त हुई। और 1892 में संयुक्त राज्य अमेरिका का महाद्वीपीय विस्तार भी हो चुका था। अब संयुक्त राज्य अमेरिका जो पूर्व शुरू में जो काफ़ी छोटे टुकड़े के रूप में मौजूद था, लेकिन अब धीरे धीरे अमेरिका का महाद्वीप है वो विस्तृत होता जा रहा था क्योंकि कारण था कि जो यूरोप के लोग हैं जैसे जैसे ज़मीनें उनकी साफ होती जा रही थी वैसे वैसे वो ज़मीनों की जो है सीमा रेखा को आगे बढ़ाते जा रहे थे, उसका विस्तार भी होता जा रहा था। और प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच का जो क्षेत्र राज्यों में विभाजित किया जा चुका था, अब कोई फ्रंटियर भी नहीं रहा था, यानी कि अमेरिका का जो महाद्वीपीय विस्तार है वो हो रहा था। और फ्रंटियर से तात्पर्य, देखिए फ्रंटियर क्या होता है। फ्रंटियर से तात्पर्य यूरोपीय लोगों द्वारा विजित भूमि, यानी जो यूरोप के लोग हैं जब इधर आए अमेरिका की तरफ आए तो उन्होंने भूमि को जीता, विजित किया, यानी कई मूल निवासियों के स्थानों की जो उनका वहाँ पे कबीलों के रूप में कहीं ना कहीं उनका वर्चस्व मौजूद था, तो उन्होंने वहाँ मूल निवासियों को पूरी तरह से जो है उनको वहाँ से हटाया और साथ ही साथ उनकी भूमि को जीत लिया, या फिर उन्होंने मूल निवासियों से सस्ते दामों पर भूमि को जो है जीता और उनको खरीदा, और इस प्रकार से वो भूमि जो उनके अधिकार में आ गई थी, यूरोपीय लोगों के अधिकार में। और फिर भूमि के कारण या खरीदी हुई या विजित भूमि के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका का विस्तार है वो धीरे धीरे वो होता चला जा रहा था या होता रहता था, और फिर इससे अमेरिका की पश्चिमी सीमा है वो खिसकती रहती थी। अमेरिका है वो आगे की तरफ चला जा रहा था या पश्चिम की तरफ है वो बढ़ता जाता था, गोबी के मरुस्थल की तरफ, या कह सकते हैं कि अरिजोना की मरुस्थल की तरफ है वो बढ़ता रहता था। इसके साथ ही मूल
अमेरिकियों को भी पीछे हटना पड़ता था, कि वहाँ पे जो रहने वाले जो मूल अमेरिकी लोग थे, जो मूल निवासी थे, उनको भी बेचारों को पीछे हटना पड़ता था, क्योंकि यूरोप के लोग हैं वो उन इलाकों को जीत कर अपना विस्तार है उस तरफ है वो कर रहे थे। तो फिर और इस प्रकार राज्य की जिस सीमा रेखा तक वो पहुंच जाते थे उसे फ्रंटियर कहा जाता था। लेकिन अब ये फ्रंटियर नहीं रहा था। क्यों नहीं रहा था? क्योंकि सीमा रेखा है वो निरंतर है वो बढ़ती जा रही थी, जो कई दशकों तक यूरोपीय आबादकारों को पश्चिम की ओर खींचता रहा था। कि जैसे जैसे जो भूमि है वो साफ होती चली जा रही थी, जैसे जैसे भूमि के इलाके साफ होते जा रहे थे, मूल निवासी और मूल जो बाशिंदे थे वो तो आगे बढ़ते ही जा रहे थे, और वहीं यूरोपीय आबादकार जो सेटलर्स थे वहाँ पर वो भी अपनी भूमि का विस्तार करते जा रहे थे, और इस प्रकार से अमेरिका का विस्तार, महाद्वीपीय विस्तार है वो बढ़ता चला जा रहा था। कुछ ही वर्षों के भीतर संयुक्त राज्य अमेरिका हवाई और फिलीपींस में अपने उपनिवेश है वो बसा रहा था, और वह एक साम्राज्यवादी शक्ति भी बन चुका था। इस प्रकार से अमेरिका का विकास है तीव्र गति से हो रहा था। यूरोप के लोगों के वहाँ जाने से अमेरिका है वो पूरी तरह से डेवलप हो रहा था, और वहीं अमेरिका की भूमि के ऊपर नए नए उद्योग, नए नए कारखाने हैं वो स्थापित हो रहे थे। और साथ ही साथ जो यूरोप के जो लोग थे वो यूरोप के लोगों ने वहाँ पर कई उद्योग धंधे, कई कारखाने हैं उन्होंने वहाँ पे शुरू किए, और इस प्रकार से अमेरिका का विकास वो तीव्रता से हो रहा था। और वही अमेरिका जो कभी मूल निवासियों के कारण जो उसकी पहचान नहीं बन पाई थी, या कह सकते हैं कि वहाँ के लोगों ने अमेरिका को कहीं बाहर भुनाने की कोशिश नहीं की, लेकिन यूरोपीय लोगों के जाने से वहाँ उद्योग धंधे जब विकसित हो गए तो ऐसे में अमेरिका में अनेक प्रकार से उत्पादन हो रहा था, और उस उत्पादन को खपाने के लिए अब उसे भी बाहरी देशों की ज़रूरत पड़ी। तो ऐसे में वही अमेरिका फिलीपींस में, हवाई में अपने उपनिवेश भी बना रहा था, और वह एक साम्राज्यवादी औद्योगिक शक्ति है वो बन चुका था। यानी वो यूरोपीय राष्ट्रों की तरह, या कह सकते हैं यूरोप के राष्ट्रों को पिछड़कर वो तीव्रता से विकास कर रहा था और वो आगे बढ़ रहा था। यहाँ पे एक चित्र भी दिया जा रहा है जिसके अंतर्गत जो है यहाँ पर अमेरिका का जो है चिन्ह दिखाया जा रहा है, जिसमें यूरोप के ये अमेरिका का झंडा है जिसे हम देख सकते हैं। अमेरिकन साम्राज्य यानी यूरोप के अंतर्गत जो है उसमें यूरोपीय वासी है जो इधर आ रहे हैं और उनका स्वागत है वो अमेरिका के अंदर है वो किया जा रहा है, जिसे महारानी के तौर पर उसे दिखाया गया है। अमेरिकी भूमि पर ईगल बताया गया है, यानी जो है कह सकते हैं जीत का प्रतीक है वो दिखाया गया कि यूरोपीय राष्ट्रों ने या यूरोपीय लोगों ने किस प्रकार से अमेरिकी भूमि के ऊपर अपना जो है अपनी शक्ति के रूप में उसका अपना प्रभाव वहाँ पर स्थापित किया, और फिर पूरी तरह से अमेरिका को अपने जो है कह सकते हैं नियंत्रण में लिया, और फिर वहाँ पर अमेरिका का विकास है वो किया। तो जो भी यूरोप के लोग हैं वहाँ आते थे उनका पूरी तरह से स्वागत है वो किया जा रहा था, या उनको अमेरिका की भूमि पे उनका स्वागत था क्योंकि वो यूरोपीय थे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर उसको इसी रूप में बताया गया कि किस प्रकार से जो है अमेरिका की भूमि पे उनका स्वागत है वो किया जा रहा है। यहाँ पर एक चित्र दिखाया जा रहा है, तो ये अमेरिकी भूमि का चित्र कह सकते हैं, और वो ये यूरोप के लोग हैं जिनका वहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। और वहीं नीचे की तरफ अगर हम देखें तो ये एक चित्र बनाया है जो कि रंगीन चित्र है उस समय का, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अप्रवासियों का स्वागत है इसमें किया जा रहा है। ये बाहर से जो यूरोपीय लोग आ रहे हैं उनका स्वागत है अमेरिका की भूमि पे किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर जो प्रेरी घास के मैदानों पर बहुत सारे जो गरीब बेरोजगार लोग थे और जो धनवान बनने का सपना लेकर वो यहाँ आए थे, तो उन्होंने इस चित्र के माध्यम से ये बताया गया कि उसने एक छोटे छोटे जो लोग थे उन्होंने किस प्रकार से अमेरिका में जाकर अपने छोटे छोटे पशु फॉर्म है वो विकसित किए थे। और यहाँ पे एक पशु फॉर्म का चित्र दिया जा रहा है जिसमें अगर हम ध्यान से देखें, गौर से देखें तो ये उसका एक छोटा सा बंगला बना हुआ है, और साथ में नीचे की तरफ है वो उन्होंने पशुओं को बांध रखा है। ये पशु दिखाई दे रहे हैं, घोड़े वगैरह। तो ये हर एक जो है गरीब यूरोपीय का सपना था कि वो अमेरिका की भूमि पर अपना एक विकसित पशु फॉर्म बनाए, अपना खेत बनाए और फिर एक सुखी जीवन है वो जिए। तो ये अप्रवासी का सपना जब वो अमेरिका की तरफ आता था तो वो विभिन्न सपनों को लेकर आता था ताकि वो धनवान बन जाए, संपन्न जीवन जिए और सुखी संसाधनों से युक्त है वो जीवन जीना चाहता था। यहाँ पे हम चित्र में ये भी देख सकते हैं कि यूरोप की तरफ से अटलांटिक से जो है अटलांटिक पार करके यूरोपीय जहाज है वो अमेरिका की तरफ आ रहा है। तो अमेरिकी भूमि पर उन सबका स्वागत है। इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से अमेरिकी भूमि पर यूरोपीय लोगों का स्वागत है वो किया जा रहा है। और वहीं जो है एक पशु फॉर्म जो बाद में अमेरिका की भूमि पर उन्होंने जंगलों को साफ करके, खेतों को साफ करके
पशु फॉर्म है वो विकसित किए थे और फिर यहाँ पर हर यूरोपीय अपना एक सुकूनपूर्वक जीवन है यहाँ पे जी सकता था, अपनी उम्मीदों को साकार है वो कर सकता था। तो ये था आज का छोटा सा हमारा टॉपिक कि गोल्ड रश, जिसमें जो है गोल्ड रश और जुनून का नाम है, जो कि सोने के अंश मिलने पर कैलिफोर्निया में वही हर व्यक्ति, यूरोप का हर व्यक्ति अपना तकदीर आजमाने के लिए या अपनी तकदीर संवारने के लिए अमेरिका की भूमि की तरफ बढ़ रहा था। और इसके चलते जब यहाँ पे अमेरिका की भूमि पर आए तो बहुत सारे लोगों के सपने हैं वो साकार हुए और बहुत सारे जो ऐसे लोग थे जिन्होंने अमेरिका में अपना नाम, अपना वर्चस्व भी कायम किया था, जिसमें हम नाम देख सकते हैं, जिसमें स्कॉटलैंड का जो व्यक्ति था एंड्रयू कार्नेगी, जिसने अमेरिका में आकर अपनी तकदीर है वो संवारी थी। और उसने यहाँ तक कि उसने अपना निचोड़ भी निकाला कि जो यूरोप के जो राष्ट्र है वो छोटे छोटे देश है वो घोंगे की भांति है वो विकास कर रहे हैं, वही अमेरिका है वो तीव्रता से आगे बढ़ रहा है। यानी कि अमेरिका किसी एक्सप्रेस की गति से दौड़ रहा है, अर्थात अमेरिका में तीव्रता से विकास है वो हो रहा है। तो इस प्रकार से उसने अपने विचार भी दिए थे और वही अमेरिका आज विश्व की प्रबल शक्ति है वो बन चुका है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पॉइंट। धन्यवाद।